हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर साइंस प्लस वन का मॉडल पेपर देखेंगे और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ जाए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। फर्स्ट इज स्कैनर इज अ डिवाइस। ये आपके पास ऑप्शन है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 12 बेस 10 डेसिमल नंबर इज। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को हम सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 6 12, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आया 0। फिर 2 3 6, रिमाइंडर आया 0। फिर उसके बाद 2 1 2 और रिमाइंडर आया हमारे पास 1। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, जो भी रिमाइंडर आ रहे हैं, यानी हम 1 से स्टार्ट करेंगे फिर इधर ऊपर, तो हमारे पास बन रहा है 1 1 0 0, जो कि हमारा ऑप्शन 1। सो इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसका आंसर होगा इंटरनेट। पेज ओरिएंटेशन इज ऑफ टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है, सी ऑप्शन। यू कैन क्रिएट इन पेज मेकर, ये सब कुछ बना सकते हैं हम, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। पीएनजी स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, दैट इज ऑप्शन बी। एंड लेयर आर व्यूड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। HTML स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, तो होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द टैग, देखो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है OL टैग से, यहाँ पे L नहीं लिखा है। ओके, सो U लिखा है, फिर क्लोजिंग टैग लिखा है अनऑर्डर लिस्ट का, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन ए। लॉजिकल ऑपरेटर आर रेफर टू एज, इसका ऑप्शन होगा ए, बूलियन ऑपरेटर्स। विंडो मूवी मेकर इज यूज्ड फॉर फिल्म प्रोडक्शन ऑडियो, तो दोनों ही ऑप्शन हो गए, बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये मतलब एक एक लाइन के 6 क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, एंड सेकंड इज व्हाट इज द मास्टर पेज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और मास्टर पेज क्या करता है, अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है तो उस सारे पेज में एक कंसिस्टेंट लुक देता है वो। आपको सिर्फ एक प्लेस होल्डर होते हैं जहां पे आप अपना कंटेंट रख सकते हो, अदरवाइज लेफ्ट राइट और अप डाउन में सब जगह आपको एक जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। सो मास्टर पेज अलाउ यू टू क्रिएट ए कंसिस्टेंट लुक एंड बिहेवियर फॉर ऑल द पेजेस और द ग्रुप ऑफ पेजेस इन योर वेब एप्लीकेशन। हिंदी में लिखोगे, मास्टर पेज वह पेज होता है जिसमें की गई टाइपिंग और फॉर्मेटिंग आगे के सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर है व्हाट इज पिक्सल। सो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ एन इमेज, इट इज आल्सो रेफर टू एज अ पिक्सल एलिमेंट। एक पिक्सल एक इमेज का सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसे हम पिक्सल एलिमेंट भी बोलते हैं। राइट इमेज टैग विद इट्स एट्रीब्यूट यूज्ड इन HTML, तो इसके लिए सिंटैक्स हमारे पास इमेज SRC, फिर URL डालेंगे हम, मतलब कहाँ पे वो इमेज रखी गई है, और अल्टरनेट टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो कि ये इमेज किसके बारे में। ओके, ताकि हम जब कर्सर करें तो वहां पे मतलब शो करता है कि इस इमेज का क्या नाम है। और ये नीचे एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी टू डाटा टाइप यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो एक हो गया स्ट्रिंग, जो कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल हेलो। और दूसरा हो गया नंबर, जिसमें हम कोई नंबर स्टोर करते हैं। सो स्ट्रिंग ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल हेलो। नंबर, इसके जरिए आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल 10। व्हाट इज साउंड, देखो sound is a type of energy made by vibration and can be heard and travel in waves when matter vibrate or move back and forth very quickly as sound is made. So sound basically एक type of energy होती है, ठीक है, और जो कि जब भी वाइब्रेशन होती है तो उसके जरिए वो प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई कंपोनेंट
या कुछ भी चीज बड़ी फास्ट क्या करती है, वाइब्रेट करती है या आगे पीछे मूव करती है, तो एक साउंड जैसी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हिंदी में आप लिखोगे ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा जो कंपन द्वारा बनाई जाती है, इसे सुना जा सकता है और ये वेव्स में ट्रेवल कर सकती है। और जब भी कोई पदार्थ बड़ी तेजी से कंपन करता है या आगे पीछे होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन जावास्क्रिप्ट, एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट और पेड और अनपेड टैग के होते हैं 2-2 नंबर के। तो इसमें आप लिख सकते हो देखो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपका जो HTML वेब पेज होता है उसमें आप सिंपली एक नॉर्मल कोडिंग लिख सकते हैं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो आप, या रन टाइम में कोई भी आप आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा सकते हो, है ना, या रन टाइम में कोई वेब पेज या रिस्पॉन्स आप जनरेट नहीं करवा सकते हो। तो ये सब करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो इसमें आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज में प्रोग्रामिंग लॉजिक ऐड करने के लिए यूज की जाती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है और ये केवल वेब पेज को डिजाइन करती है। HTML के द्वारा आप वेब पेज में कोई भी लॉजिक परफॉर्म नहीं कर सकते। यदि आप जावास्क्रिप्ट यूज ना करें तो HTML से कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में आप वैलिडेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ब्राउजर समझते हैं और ये पार्टिकुलर वेब पेजेस के लिए यूज की जाती है। वैलिडेशन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एज लिमिट दी गई है, ठीक है, ऊपर आप बोलते हो कि यू आर एलिजिबल, ठीक है, आपने कर दिया, यस कर दिया वहां पे, बट जब आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे और वो एज लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो वो नीचे एक मैसेज दे देगा या जो भी डिफॉल्ट मैसेज होगा, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस जॉब, राइट। सो ये वैलिडेशन का मतलब। तो ये सब हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखोगे जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ लाइट वेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ वेब पेजेस whose implementation allow client side script to interact with the user and make dynamic pages। यानी जब हम जावास्क्रिप्ट का वेब पेजेस में यूज करते हैं तो यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप स्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट हो सके और डायनेमिक पेजेस जो वो जनरेट कर सके। इसके एडवांटेजेस की बात करें हम जावास्क्रिप्ट के, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान लैंग्वेज है और इसको आसानी से सीखा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट है क्योंकि जो कोड होता है वो यूजर के कंप्यूटर पर क्रिएट होता है जिसके कारण प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होती है। जावास्क्रिप्ट में सर्वर इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। इसमें यूजर को तुरंत ही फीडबैक प्राप्त हो जाता है और जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। इंग्लिश में लिखोगे जावास्क्रिप्ट इज फास्टर, सिंपल टू यूज, ऑनलाइन सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा, नो और वेरी लेस सर्वर इंटरेक्शन, यानी सर्वर के साथ या तो इंटरेक्ट नहीं होगा या होगा तो बहुत कम इंटरेक्ट होता है। और नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर्ड एंड सिंगुलर टैग। अगर हम इसको एक एक लाइन में लिखें तो हम लिख सकते हैं द पेयर्ड HTML टैग्स आर द HTML टैग्स विच आर रिटन इन पेयर, यानी जिनको हम पेयर्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ग्लव्स अकेले भी पहन सकते हैं, बट जब आपको सॉक्स पहनने हो या जूते पहनने हो तो आप अकेले नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, यानी उनको हमें पेयर में ही लेना पड़ता है। A paired tag has two parts. The first is the opening part which is written as tag name. The second part is closing part and this part is written after content, that is text. This section is defined like this. यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और फिर टैग नेम लगा देना है। और इसका एग्जांपल है दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आई, ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और most of the tag in HTML are paired tags. Unpaired tag is also called singular HTML tag. These tags are alone. Singular tag does not have companion tag. यानी ये अकेले होते हैं और इनका कोई भी कंपेनियन नहीं होता है, साथी नहीं होता है, ठीक है, इनको आप अकेले लिखते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट आर रिटन टुगेदर इन ए अनपेयर्ड टैग, और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे आपने पेयर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देखे, यहाँ पे एक ही जगह पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को लिखा जाता है।
और सिंगुलर टैग को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे टैग नेम और ये लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल BR HR एक्सेट्रा। हिंदी में पेयर्ड एस्टिमल टैग भी एस्टिमल टैग होते हैं जिनको जोड़े यानी पेयर में लिखा जाता है। एक पेयर टैग के दो भाग होते हैं। पहला ओपनिंग पार्ट होता है जिसे इस प्रकार लिखा जाता है, दूसरा भाग क्लोजिंग पार्ट होता है। इस भाग को कंटेंट यानी टेक्स्ट के बाद लिखा जाता है और इस भाग को इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, यानी ये टैग नेम हो गया स्टार्टिंग, जो भी नाम लिखा है आपने, जैसे B लिख दिया या H लिख दिया और यहाँ पे आपको वो एक ये जो डंडा जैसा लगा है इसको लगा के B और H लिखना है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश जो भी लिखा है ये। और फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन इटैलिक्स एंड HTML में टैग पेयर्ड टैग ही होते हैं ज्यादातर। अनपेयर्ड टैग को सिंगुलर या एस्टिमल टैग भी कहा जाता है। ये टैग अकेले होते हैं, सिंगुलर टैग का साथी टैग नहीं होता है। एक अनपेयर्ड टैग में ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट को एक साथ ही लिखा जाता है। एक सिंगुलर टैग को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं, जैसे टैग नेम क्लोजिंग पार्ट, फॉर एग्जांपल BRNHR टैग। डिफाइन कंप्यूटर और इसका ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम बना देना है आपने और यहाँ पे ये एरोस इस तरह से और ऊपर आपने ये दो दो एरोस लगाने, ठीक है, या एक डाउन और एक अप लगाना है। यहाँ पे ये छूट गया है मेरे से, ये लगा लेना खुद ही। ये कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा। डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। या इस लाइन को आप इस तरह से लिख सकते हो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त या प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप डॉक्यूमेंट को टाइप करने, ईमेल भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए और वेब ब्राउजिंग के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा लेता है और इसे उपयोगी परिणाम में परिवर्तित करता है। या फिर कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यानी आपको यहाँ पे 3 लाइनें लिखनी होगी। ये पहली लाइन या तो इसको लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, फिर सेकंड नंबर पे ये लिखना है आपने, फिर ये लिखना है, ठीक है। और एक डायग्राम बना सकते हो, जैसे इनपुट डिवाइस आगे आपके माउस और कीबोर्ड, फिर प्रोसेस होगा जहां पे डाटा उसको सीपीयू या प्रोसेसर प्रोसेस करेंगे और आपका आउटपुट आ गया जैसे प्रिंटर और मॉनिटर। Computer is an electronic device or machine. It takes the input data from the input device and store and process it, then produce the output. Computer has the ability to store, retrieve and process the data. We can use a computer to type document, send email, play games and browse the web. मतलब ये सब काम करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जितना भी नंबर लिखा हुआ 1 3 बार 0 और 1, इसको ऐसे लिख देना है। फिर इसका बेस 2 है ना, तो इसको आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो, या तो देखो आपने टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो यहाँ आपने 4 से स्टार्ट करना है। या फिर आप राइट साइड से स्टार्ट करें 0 से, तो आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, तो 2 को 4 बार करेंगे हम, फिर 3 को 2 को 1 को, इस तरह से करेंगे आप। तो यहाँ पे आप पाओगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी आपका ये वाला हिस्सा तो सारा का सारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 16 आएगा। और जैसे 2 रेज़ टू पावर 0 है, अगर यहाँ पे 100 या 1 लाख रेज़ टू पावर 0 भी होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जब भी किसी नंबर के ऊपर 0 रेज़ टू पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा, ठीक है। और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 17।
डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के बारे में लिखिए पहले। एनालॉग सिग्नल जो वो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान सोर्स से एनालॉग सिग्नल प्रभावित हो सकता है। एनालॉग सिग्नल कम बैंडविड्थ की खपत करता है। एनालॉग सिग्नल की कम लागत है। एनालॉग सिग्नल पोर्टेबल है और एनालॉग सिग्नल ऑब्जर्वर एरर देते हैं। ओके। डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं यानी कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान सोर्स से डिजिटल सिग्नल प्रभावित नहीं होता है। डिजिटल सिग्नल अधिक बैंडविड्थ की खपत करता है। डिजिटल सिग्नल की जो कॉस्ट है वो काफी हाई पड़ती है हमें, और डिजिटल सिग्नल पोर्टेबल नहीं होता। डिजिटल सिग्नल ऑब्जर्वर एरर भी नहीं देता है। इंग्लिश में लिखोगे एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस सिग्नल। Analog signal can be affected by the noise during the transmission. Analog signal consumes less bandwidth. Analog signal have low cost. Analog signal are portable. Analog signal give observer error. Digital signal are discrete signal. Digital signal cannot be affected by the noise during the transmission. Digital signal consumes more bandwidth. Digital signal have high cost. Digital signal are not portable and digital signals does not give observer error. What do you mean by browser? देखो ब्राउजर बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर उपलब्ध जितने भी कंटेंट या जिसको हम संसाधन या रिसोर्सेज बोलते हैं, लाइक कोई वेबसाइट होगी, ईमेल्स, टेक्स्ट, वीडियो, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए यूजर के लिए अवेलेबल करवाता है आपका जो वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पर मौजूद संसाधनों को यूजर यानी कि हमें उपलब्ध करवाते हैं। ये वेब संसाधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ और भी अन्य फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध हो सकती है। एक वेब ब्राउजर हम यूजर को इन सभी फॉर्मेट में संसाधनों को उपलब्ध करवाने का काम करता है। और दो एग्जांपल, एक गूगल क्रोम हो गया, सेकंड मोजिला फायरफॉक्स हो गया। इंग्लिश में आप लिखोगे ब्राउजर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच मेक्स द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द वेब अवेलेबल टू द यूजर, यानी जो भी रिसोर्सेज वेब के ऊपर अवेलेबल है उनको यूजर के लिए अवेलेबल करवाता है यानी प्रोवाइड करवाता है। दीज वेब सोर्सेज कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स and information can be available in text, image, video, audio, pdf and other format on internet. A web browser works to make resource available to users in all these formats. Best internet browsers are Google Chrome and Mozilla Firefox. और नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल? देखो ईमेल बेसिकली एक ऐसा मैसेज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली बाय मींस हम इसके लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में हम ईमेल बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी पत्र, लेटर या मैसेज जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया हो उसे ईमेल कहा जाता है। और आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मतलब कोई आपका कंप्यूटर हो गया, डिवाइस हो गया जो कि इंटरनेट के द्वारा मैसेज को सेंड करता है। देखो ईमेल एड्रेस के 3 टाइप होते हैं। वैसे ईमेल एड्रेस पूछा तो नहीं है, यहाँ पे ईमेल ही पूछा जो मैंने आपको बता दिया, तो इसको रहने दो। वैसे ये एग्जाम्पल है abc@xyz.com, ये .com डोमेन नेम है और XYZ ये बताता है कि कहाँ पे किस डोमेन पे है ये, और ABC आपका यूजर नेम हो गया। इसको छोड़ो, पर ये नीचे वाली लाइन रहने दो, ऊपर वाला लिखो ये व्हाट इज ईमेल, ये डेफिनेशन होगी। अब इसके स्टेप देखते हैं हम कि ईमेल सेंड कैसे करनी है। ठीक है, सॉरी पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज कॉल्ड ईमेल इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड एनी लेटर सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल इज कॉल्ड ईमेल। ये रहने दो, आगे ये ईमेल एड्रेस के बारे में लिखा हुआ। स्टेप देखो कैसे सेंड करते हैं। पहले जीमेल ओपन करना है, फिर उसके बाद लॉग इन करना है अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ। फिर इन द टॉप लेफ्ट एक कंपोज ऑप्शन लिखा होगा, वहां पे आपने क्लिक करना है। टू फील्ड पे ऐड रेसिपिएंट सेंड, जिसको आपने सेंड करना है उसका एड्रेस ले सकते हो आप। सब्जेक्ट ऐड करना है, आपको मैसेज राइट करना है और एट द बॉटम ऑफ द पेज क्लिक सेंड। जैसे आप सेंड करोगे तो वो मैसेज उसको मिल जाएगा।
ये है आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। 4-4 नंबर के हैं सारे क्वेश्चन, और ये मैंने सारे, यानी यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन बन रहे हैं और सारे मैंने अब बनाए हुए, सॉल्व किए हुए हैं। तो डीटीपी के बारे में लिखेंगे हम। डीटीपी क्या होता है, देखो, पब्लिशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग मटेरियल इन ए प्रिंटेड फॉर्म, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल को इस फॉर्म में तैयार किया जाता है ताकि उसको हम प्रिंट कर सके। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज अ यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस द पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट। डीटीपी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो पब्लिशिंग के काम में आता है। इसके द्वारा आप किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल बनाने के काम में लिया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का सबसे अधिक उपयोग मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, कॉमिक्स आदि पब्लिश करने में किया जाता है। वेब प्रोसेसर की तुलना में डीटीपी में डिजाइन और लेआउट पर अधिक कंट्रोल होता है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। कार्य प्रवाह का सरलीकरण, यानी उसका जो वर्क फ्लो है उसको वो सिंपल कर देता है। अ, गति और लचीलापन, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आयात और उत्पादन करें, टेक्स्ट और ग्राफिक्स बना भी सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है। डीटीपी तेज है, उपयोग करने में आसान और यूजर फ्रेंडली है। डीटीपी पैसे और समय की बचत करता है और लुक में भी सुधार करता है। एक ही डॉक्यूमेंट में बहुत सारी अलग अलग फाइलें ले आते हैं, बहुत सी फाइलें आप एक ही जगह पे रख सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। सिस्टम लिमिटेशंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे फीचर्स आपके सिस्टम पे वर्क करें। फाइलों और उपकरणों की कंपैटिबिलिटी, कई बार जो फाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई डिवाइस, कोई एक्स्ट्रा हम उसमें यूज करना चाह रहे हो, कोई फैसिलिटी, तो जरूरी नहीं कि उसके साथ वो कंपैटिबल हो, वो फीचर्स अवेलेबल हो। कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर और सॉफ्टवेयर के लिए सेटअप खर्च। इंग्लिश में आप लिखोगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क फ्लो, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, import and produce text and graphics. DTP is fast, easy to use, and it is user friendly. Simply हम बोले तो DTP saves money and time and also improve the look. Brings a lot of different files on the same document. Disadvantages: time needed for learning software, system limitations, compatibility of files and equipment, setup expenses for computer, laser printer and software. Next up, Photoshop. Photoshop is a leading professional image editing program released by Adobe, यानी Adobe का एप्लीकेशन है जो कि इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। Photoshop is useful for both creating and editing images to be used in print or online, यानी किसी इमेज को आपने प्रिंट आउट लेना है या ऑनलाइन उसको कहीं यूज करना है आपने, तो उस तरह की इमेजेस आप क्रिएट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो इसमें। और इजी टू यूज बट फुल ऑफ हाई क्वालिटी फीचर्स, इसको यूज करना आसान है और इसमें काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के फीचर्स हैं। और फोटोशॉप इज अ बेस्ट चॉइस फॉर एनी इमेज मैनिपुलेशन जॉब, यानी आपने किसी भी तरह का इमेज में चाहे बनाना है, कोई चेंजिंग करनी है, तो हर तरह की टूल इसमें अवेलेबल है। हिंदी में लिखोगे फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग का या फोटो एडिटिंग का बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करता है। फोटोशॉप को अडोब नामक कंपनी ने बनाया है। यह अडोब कंपनी का बहुत ही सफल सॉफ्टवेयर है। फोटोज एडिटिंग या एडिट करने के लिए हर जगह अडोब फोटोशॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लगभग हर तरह के टूल अवेलेबल है। फोटो एडिट करने के लिए ये एकदम अल्टीमेट टूल या सॉफ्टवेयर है। जहां भी ग्राफिक्स एडिटिंग का काम होता है फोटोशॉप का इस्तेमाल जरूर होता है। इसके एडवांटेजेस देख ले हम। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए बेस्ट टूल है। इसमें इमेज एडिटिंग के लिए हर जगह हर तरह का टूल उपलब्ध है। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें 3D ग्राफिक्स एडिट किए जा सकते हैं। ये यूजर को एक रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस: फोटोशॉप बाकी इमेज एडिटर के मुकाबले काफी महंगा है और फोटोशॉप को चलाने के लिए पहले इसकी बेसिक जानना बहुत जरूरी है। Photoshop is the best tool for image editing. All kind of tools are available for image editing in it. Graphics design can be done very easily in this. 3D graphics can be edited in this. In this की जगह आप
फोटोशॉप भी लिख सकते हो, ठीक है, इन द फोटोशॉप या कुछ भी। इट गिव्स अ रिच एनवायरनमेंट टू द यूजर। Photoshop is a quite expensive as compared to other image editors, and to run Photoshop it is very important to know its basic first. माइक्रोफोन, देखिए माइक्रोफोन बेसिकली जैसे आपका फोन का माइक है ना, उसकी तरह काम करता है आपकी आवाज़ को सुनाने के लिए। और सेकेंडली कुछ काम लेना हो, कोई टाइपिंग करनी हो, तो वो भी आप कर सकते हो इसके जरिए। सो माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज़ को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसको माइक भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से आप कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा टूल लगा होता है जो आपकी आवाज़ को पहचानता है और उसी के आधार पर टाइप करता है। इंग्लिश में लिखोगे अ माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट योर वॉइस इनटू डिजिटल डाटा। This is also called mic. It is used as an input device in the computer, and with its help you can put audio data in your computer, as well as you can type in your computer with the help of it, because there is a tool in it that recognize your voice and type on the basis of that. इसके characteristics की बात करें तो it is used for voice recording. It enables a user to online chatting. It's also used for computer gaming. It offers users the option of voice recognition. इसका उपयोग वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। ये यूजर को ऑनलाइन चैट करने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर गेमिंग के लिए भी किया जाता है। ये यूजर्स को वॉइस रिकॉग्निशन का विकल्प प्रदान करता है। पेज मेकर के टूल्स पूछे तो आपने सिंपली ये लिख देने हैं नाम: पॉइंटर टूल, रोटेट टूल, ग्राफिक टूल, हैंड टूल, जूम टूल, फ्रेम फर्स्ट टूल, क्रॉप टूल और टेक्स्ट टूल। ये नाम लिख देने हैं आपने, ठीक है। और लीनियर एडिटिंग और नॉन लीनियर एडिटिंग से आप क्या समझते हो? तो फर्स्ट पॉइंट है नॉन लीनियर एडिटिंग ऑन द डिजिटल टेप। ये डिजिटल टेप्स पे की जाती है। लीनियर एडिटिंग ऑन द वीडियो टेप, ये वीडियो टेप पे की जाती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें किसी भी तरह की काट छाट नहीं की जाती है, सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड है ये। और ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें काट छाट की जाती है, तब मतलब कोई आपने एडिटिंग वगैरह करनी है उसको परफॉर्म करते हैं। ये इजी टू यूज और नया मेथड है, और इट इज अ ओल्डर मेथड ऑफ कट एंड पेस्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस को समझाइए। सबसे पहले GIF फाइल फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का उपयोग मुख्य रूप से लोगोज या नेविगेशन बटन या फ्लैट इमेजेस बनाने के लिए करते हैं। फिर देन IMG फाइल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को मूल्यतः IMG प्रोग्राम के साथ कार्य करने के लिए बनाया गया था। फिर टिफ फाइल फॉर्मेट। टिफ फाइल का पूरा नाम है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इस प्रकार की इमेज फाइल का एक्सटेंशन .tif होता है, इसलिए इनको टिफ फाइल कहा जाता है। PNG फाइल फॉर्मेट। PNG को पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कहा जाता है। ये इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एररलेस इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट है। इंग्लिश में लिखोगे GIF। द फुल फॉर्म ऑफ GIF is a graphics interchange format. This format is mainly used to create flat images like logos, navigation button, etc. IMG file format. IMG file format was originally created to work with the IMG program. TIFF file format. The full form of TIFF is tag image file format. The extension of this type of file, image file, is .tif, hence they are called TIFF files. PNG file format. PNG is called portable network graphics. It is the most used lossless image compression format on the internet. फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सबसे पहले ये कि आपने टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो टेबल बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। एक तो आपको टेबल टैग यूज करोगे, सबसे पहले टेबल, फिर लास्ट में भी टेबल को क्लोज कर देना है। फिर TR टैग, इसका मतलब होता है टेबल रो, और ये भी टेबल रो, यानी आपने एक रो बनाई। और ये TD टेबल डाटा, TD टेबल डाटा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रो बनाई जिसके अंदर आपने दो कॉलम बनाए A और B, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। फिर सेकंड रो आ गई TR, फिर TD, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो आप इसको देखोगे, ये आपने डायग्राम बना देनी अगर आप बना सकते हो अच्छे से तो, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें दो रोस होंगी
और 2 कॉलम हो गए। ऊपर वाले कॉलम में ए और बी देखने को मिलेगा आपको, और नीचे सी, और नीचे वाले रो में आपको सी और डी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर हमने कोडिंग लिखनी हो तो देखो सबसे पहले HTML और HTML लिख दिया, फिर बॉडी और बॉडी, देन टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2 और विड्थ दे दी। अगर आप इसको देंगे तो बिल्कुल सिंपल लाइट लाइनें आएंगी, जिससे आपको मतलब टेबल चलो लग तो जाएगा पता, बट इतना बोल्ड तरीके से नहीं लगेगा पता कि बॉर्डर कहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बॉर्डर वगैरह देखने के लिए आप जैसे बॉर्डर का साइज 2 दे दिया, विड्थ आपने दे दिया 500। सो ये टेबल हो गया, दोनों टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इसके लिख दिए, फिर TR हो गया और ये TR हो गया। ठीक है, TD ये आपका फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो ये क्या करेगा, एक रो बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो बनाएगा जिसके 3 कॉलम है, तो वहां पे लिखेगा ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। फिर ये सेकंड रो आ गई, इसमें लिखेगा फर्स्ट सेल ऑफ द सेकंड रो, सेकंड सेल ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड सेल ऑफ द सेकंड रो, यानी यहाँ पे 2 रोज बनेगी और जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये 5 नंबर के लिए है। अब देखो 5 नंबर में तो मुझे नहीं पता कितना ज्यादा लिखना चाहिए कितना नहीं लिखना चाहिए। इंग्लिश में तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो और हिंदी में भी आप अपने हिसाब से लिख लेना यहाँ से। ठीक है, सो जनरेशन की बात करें तो सिंपली जनरेशन होता है कि किस तरह कंप्यूटर में शुरू से लेके आज तक जो भी चेंजेस हुए। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंजेस हुए वैसे वैसे उनके मतलब जैसे नाम रखा गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन। तो देखो फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन आप लिख सकते हो 1946 से 1959 तक, और इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, सो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। फिर सेकंड जनरेशन सेम लाइन लिखोगे और इसका पीरियड जहां पे फर्स्ट खत्म होते हैं वहां से सेकंड स्टार्ट कर दो, 59 से लेके 65 तक, और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। फिर थर्ड जनरेशन, इसमें भी सेम लाइन लिख दो और फिर 65 से 71 तक था, ये आपको याद करना होगा, और यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना शुरू कर दिया था हमने। और फोर्थ जनरेशन 71 से लेके 80 तक थी, और इसमें हम VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते थे ये। और फिफ्थ जनरेशन होता है, पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980 के बाद आज तक जो भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन के ही है, और ये ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। अब हिंदी में फर्स्ट जनरेशन इस तरह से लिखोगे, आप सिंपली लिख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है और मेमोरी बहुत कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। आगे तो और भी है, बट ये सब जैसे इनके फीचर्स लिख देना, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते थे। ठीक है, कोई 2 लाइनें ऊपर से लिख देनी, 2 यहाँ से लिख देनी, बस हो गया फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ईयर्स लिख देना, फिर आप लिखोगे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बाद 1956 में कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले इसने अधिक स्पीड और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करी। और उसके बाद आप लक्षण लिख देना यहाँ पे, फीचर्स यानी अधिक तेज और विश्वसनीय वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग। 2 पॉइंट काफी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाती है थर्ड जनरेशन, इसमें आप लिखोगे कंप्यूटर्स की थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 में हुई। ओके, 5 लिखना यहाँ पे, 5 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान किया। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और इस लाइन को रहने देना, ये कि किसने बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी रहने दो। ऊपर वाली फर्स्ट लाइन लिखनी है और आईसी का फुल फॉर्म, और नीचे आप सिंपली लिख सकते हो कि अधिक विश्वसनीय हो, और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की मुकाबले आकार और वजन बहुत ही कम हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना शुरू कर दिया था हमने। और फोर्थ जनरेशन में लिखोगे कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1971 में हुई, और 71 से 85 तक के कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन में रखा जाता है। बाकी जब छोड़ देना, इसको कोई जरूरत नहीं है। और इसमें लिख देना आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का यूज किया गया, आकार में बहुत ज्यादा कमी आ गई, और मतलब ज्यादा मेमोरी वाले, और इसमें हमने अलग अलग नेटवर्क्स का यूज करना शुरू कर दिया था इस जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में लिखोगे कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत
1985 से हुई और 85 से अब तक के कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में ही आते हैं। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में वर्तमान के शक्तिशाली और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर को कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि आज के कंप्यूटर लगभग हर चीज में कंप्यूटर यूज करता है। डॉक्टरी, साइंस पढ़ाना, आर्ट्स, कॉमर्स, ऑफिस, आर्मी, हर जगह पे आप इसको यूज करते हो, ठीक है। और इसके फीचर्स आप ले सकते हो कि डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, इंटरनेट यूज करते हैं, मल्टीमीडिया यूज करते हैं हम, और नई नई एप्लीकेशन जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है, जो कि इनके साथ अच्छी तरह से वर्क करती है। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडीशनल स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी करके हम सारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है द इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग अ ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए कंडीशन इज ट्रू। और उसका सिंटैक्स है, यानी इफ कंडीशन लिखी होगी, वो कंडीशन सही है तो ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। फिर आती है इफ एल्स। इसमें दो कंडीशन होती है। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी वाले को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसमें आप लिखोगे किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे जैसे इफ लिखा था ना, वैसे इफ कंडीशन स्टेटमेंट, यहाँ पे एल्स फिर स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर। इंग्लिश में इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड बेस्ड ऑन ए बूलियन कंडीशन। If the Boolean condition return true, it execute the code inside if block, otherwise control execute the code inside the else block। यानी जब if की कंडीशन सही होगी तो if ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज else ब्लॉक की कंडीशन को ये एग्जीक्यूट करता है। ये इसका सिंटैक्स है। और फिर आती है if else if स्टेटमेंट। देखिए if और else में सिर्फ दो कंडीशन होती है, बट अगर आपको दो से ज्यादा कंडीशन चाहिए तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे ऊपर, जैसे आपके पास तीन कंडीशन है तो सबसे ऊपर इफ होगा, लास्ट में एल्स होगा और बीच में आपको एक एल्स इफ लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास टोटल 5 कंडीशन है तो सबसे ऊपर इफ होगा, सबसे नीचे होगा आपके पास एल्स और बीच में आपको 3 बार एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो से ज्यादा कंडीशन को मतलब अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे यदि आप चाहते हैं कि एक कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट न करके किसी दूसरी कंडीशन को चेक किया जाए तो इसके लिए आप एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और एल्स इफ स्टेटमेंट के द्वारा आप एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकते हैं और सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एल्स इफ कीवर्ड यूज करते हो। फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल इफ स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा आप जितने भी कंडीशन ऐड करना चाहते हैं उन्हें इफ और एल्स पार्ट के बीच में एल्स इफ कीवर्ड के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और इसका सिंटैक्स इस तरह से है, इफ ये पहली स्टेटमेंट होगी, फिर ये एल्स इफ कंडीशन होगी और ये इसकी आउटपुट और लास्ट में एल्स। तो यहां पे टोटल 3 कंडीशन ली गई है, ठीक है। और वाले पार्ट पे आ जाते हैं अब, व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। अगर एक एक लाइन की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में आप अनऑर्डर लिस्ट में आप लिख सकते हो जो कि एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करता है। ऑर्डर लिस्ट जो कि एक कैरेक्टर और नंबर की एक सीक्वेंशियल लिस्ट क्रिएट करता है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल एलिमेंट का यूज करते हैं। तो यदि हम बुलेट पॉइंट की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो हम इस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। हम जो भी बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें एल आई यानी लिस्ट आइटम टैग के पेयर के बीच में लिखते हैं। इस टैग को लिस्ट आइटम कहा जाता है। अनऑर्डर लिस्ट विच क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट विच क्रिएट ए सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ ए कैरेक्टर्स और नंबर्स। Now, if we want to create a list of bullet points, then we can use this element. Whatever bullet point we want to create, we write them in the middle of list closing or opening or closing tag of
list item. This tag is called list item. ये है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये बुलेट पॉइंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट है, यूएल लिखा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। जब हमें हमारी लिस्ट एक निश्चित क्रम में चाहिए होती तब हम इस एलिमेंट का यूज करते हैं। हम इस एलिमेंट में अपने आइटम के साथ 1 2 3 आदि नंबर्स या एबीसी लेटर्स अथवा रोमन अंक का यूज कर सकते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट को ओएल एलिमेंट के बीच में लिखा जाता है और हर लिस्ट आइटम को एल आई एलिमेंट के साथ ओएल एलिमेंट में नेस्टेड किया जाता है। When we need our list to be in a certain order, then we use this element. We can use 1 2 3 etc numbers, abc etc letter, और ये roman numbers with our item in this list. An order list is written between OL elements and each list item is nested within the OL element with a li element. इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले हमने यूएल लिखा था और यहाँ पे ओएल लिखा है सिंपली, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। सम इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन एक्सेट्रा। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सिंपली इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन है। ये सब के लिए वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो आप मेरा चैनल फॉलो करिए, कहीं ना कहीं आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा और आउटपुट एज अ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आफ्टर प्रोसेसिंग टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, एंड सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब भी आप मेरे चैनल्स में देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। जब हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। वैसा डिवाइस जो कि डेटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट और रिजल्ट प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में यानी प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी यानी जो मॉनिटर पे आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी, प्रदान करता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये इसके एग्जांपल हो गए, और ऊपर मेरे को लगता है एग्जांपल छूट गया तो आप लिख लेना उसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो इसके लिए आप HTML फिर बॉडी लिखेंगे, फिर ये लाइन बताती है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। फिर फॉर लूप के लिए एक ही लाइन में आपका इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और जहां तक आपको उसको एग्जिट लूप को रिपीट करना वो सब दिया जाता है। सो यहाँ पे इवन नंबर है 10, तो अगर हम 10 तक लिखते तब ये 5 इवन नंबर प्रिंट करता है, ठीक है। तो हम 20 तक लिखेंगे तभी ये फर्स्ट 10 इवन नंबर को प्रिंट करेगा। तो i इज इक्वल टू 0 0 से स्टार्ट करेगा, 20 तक चलेगा, 20 को भी डिस्प्ले करवाएगा ये, और i इज इक्वल टू i प्लस 2 यानी 2 2 के हिसाब से इंक्रीमेंट करेगा। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट i प्लस फिर br टैग, ये आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अनपेड टैग हो गया, जिसको हम बिना पेयर के लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पे लिखी है, और ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब ये आउटपुट दिखाएगा ना 2 4 6 8 10 जो भी है, तो अगर br टैग नहीं लगाते तो एक ही लाइन में लगाते, फिर वो एक सिंगल नंबर बन जाता है, ठीक है। बट इसको हमें अलग अलग करके दिखाना चाहिए, 2 4 6 8, तो हम br टैग का यूज करेंगे। और इसके बाद जैसे इसने 2 प्रिंट किया तो नेक्स्ट लाइन में 4 लिखेगा, नेक्स्ट लाइन में 6 8, इस तरह से नेक्स्ट लाइन में जाएगा, मतलब ये। फिर इसको क्लोज कर दिया, ये स्क्रिप्ट क्लोज कर दी, बॉडी क्लोज कर दी, और ये HTML टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।